नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कोड एडिटर की फॉर्मेटिंग और उसके शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे ये जो आपको फाइल्स का सेक्शन दिखता है, इसको अगर आपको टॉगल करवाना है तो सिंपली आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर कंट्रोल+B दबा सकते हो, जिससे वो ओपन क्लोज होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ साइड बार CTRL कंट्रोल+B। तो ये हो गया उसका सिंटैक्स शॉर्टकट की। तो चलिए आइए टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं। टर्मिनल अगर आपको यूज़ करना है कोड एडिटर का तो आपको दबाना है कंट्रोल+tilde। उससे आप टॉगल कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका की बाइंडिंग कंट्रोल+tilde। टिल्ड आपको एस्केप बटन के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते कोड फॉर्मेटिंग की तरफ। तो मैं यहाँ पे एक HTML फाइल बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं एक डिव लेता हूँ, डिव के अंदर एक स्पैन लेता हूँ, स्पैन के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और फिर लेता हूँ एक पैराग्राफ टैग, इसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड रैपिंग नहीं हुआ है, पूरा एक लाइन में बैठ गया वो। मैं अगर इसको सेव भी करता हूँ तो कुछ होगा नहीं। तो उसके लिए बेसिकली एक प्लगइन चाहिए होता है कोड एडिटर का, उसका नाम है प्रीटियर। तो चलिए हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन वो फिर भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए सेटअप करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंट्रोल सेव कर रहा हूँ मैं, फिर भी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। तो चलिए सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स ओपन करनी है और यहाँ पे आपको मिलेगी settings.json। तो सॉरी, नॉट सेटिंग्स डॉट। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट टाइप करते ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडिटर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर। यहाँ पे आपको प्रीटियर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। कुछ कुछ लोगों के कोड एडिटर में ऐसे दिखाई देगा ESBENP प्रीटियर VS कोड। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको जो दिख रहा है उसके हिसाब से आपको क्लिक करना है। तो मेरे इसमें दिख रहा है प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट ऑन सेव, तो इसको चेक कर लेना है। इसको चेक करने के बाद आपको सर्च करना है रैप। तो वर्ड रैप के लिए ये यूज़ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिटर वर्ड रैप। तो ये ऑफ है, आपको इसको ऑन कर देना है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये बेसिक सेटिंग्स होने के बाद आपको तो ये सेटिंग होने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। और जैसे ही अब आप देख सकते हो, मैं जैसे सेव पे क्लिक करूँगा तो वर्ड रैप की वजह से आप देख सकते हो वो पूरा लाइन नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। स्क्रॉल नहीं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल निकल गया अभी। और मैं जैसे सेव करता हूँ तो ये ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। देखिए ये पैरेंट ड्यू आ गया, उसके नीचे स्पैन आ गया। अब ये कोड रीडेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये कुछ शॉर्टकट्स है जो कोड फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो उसके बाद मैं कुछ शॉर्टकट्स और दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको कोई ड्यू लेना है विद कोई क्लास, तो आपको सिंपली डॉट वो क्लास का नाम लिख देना है। जैसे मैंने कंटेनर क्लास लगाना है ड्यू को, तो डॉट कंटेनर लिख दिया। देखिए ये ड्यू बन गया। और आप एंटर मार सकते हो, टैब दबा सकते हो, दोनों में वो वर्क कर जाएगा। तो उसके बाद मैं और एक दिखा देता हूँ। अभी आईडी लगा दें हम ड्यू को, तो हैश लिखना है और जैसे टेस्ट आईडी हो गया और फिर टैब दबाओ या फिर एंटर दबाओ, वर्क हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो आईडी, ड्यू को आईडी लग गया टेस्ट और वो ड्यू भी बन गया। अगर आपको बाकी एलिमेंट्स के साथ करना है तो वो टैग का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मेरे को H1 को क्लास लगाना है टेक्स्ट रेंजर, तो आपको H1 टैग का नाम लिखना पड़ेगा, तभी वो वहाँ पे लगेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता हूँ। तो वो कैसे होता है, अगर आप इन बिटवीन लाइन हो तो आप बेसिकली कब क्या करते हो कि लास्ट में आते हो लाइन के, फिर एंटर मारते हो। लेकिन अगर आप इन बिटवीन हो और आपको अगली लाइन पे जाना है तो सिर्फ कंट्रोल एंटर कर दो, आप अगले लाइन पे चले जाओगे। उसके बाद नेस्टेड एलिमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, जैसे UL हो गया। तो UL फिर आपको उसके अंदर क्या चाहिए होता है LI, लेकिन आपको UL को सपोज बूटस्ट्रैप का क्लासेस लगाने कुछ, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे लिस्ट ग्रुप। ये लगने के बाद उसके अंदर क्या बनाना है LI। तो LI बनाने
एल आई को क्लास कौन सी देनी है, तो एल आई डॉट लिस्ट ग्रुप आइटम। तो ये क्लास लग गई। और कितनी एल आई चाहिए, तो मल्टीप्लाई, आपको सपोज 5 एल आई चाहिए तो मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हो आप, ये ऐसा कुछ बनेगा। जैसे मैं टैब दबाता हूँ तो देखिए 5 एल आई यूएल के अंदर, और सबको स्पेसिफिक क्लासेस भी लग गई है। जैसे यूएल को लग गया लिस्ट ग्रुप, और एल आई को लग गया लिस्ट ग्रुप आइटम। तो बहुत ही आसान है दोस्तों ये HTML के स्निपेट्स यूज़ करना। और मैं कुछ प्लगइन है मैंने यूज़ किए, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि इंस्टॉल प्लगइन्स देखते हैं। फर्स्ट है ऑटो रीनेम टैग। जैसे कि अभी ये ड्यू हो गया टेस्ट वाला, तो मैं इसको अगर इरेज करता हूँ तो आप देखिए उसका जो क्लोजिंग ड्यू है वो भी ऑटोमेटिकली रीनेम हो रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी स्ट्रॉन्ग, तो आप देख सकते हो मैं जैसे लिखते जा रहा हूँ तो एंड वाला टैग भी उसका चेंज हो रहा है। तो ये ऑटो रीनेम टैग की वजह से होता है। और ये उसका आइकन है, आपको अगर आइडेंटिफाई करना है उसकी कुछ 52 लैक्स डाउनलोड से, तो आप ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड होता है ब्रैकेट पेयर कलराइजर। तो ये बेसिकली ब्रैकेट के कलर आइडेंटिफाई करता है, जिससे आपको पता चलता है कि आप एग्जैक्टली क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ पे है उस फंक्शन का, या फिर जो भी आपने ब्लॉक बनाया है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक स्क्रिप्ट लेता हूँ और उसके अंदर आपको ट्राई करता हूँ शो करने का। तो जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, फिर देखो यहाँ पे येलो ब्रैकेट बन गया। येलो ब्रैकेट बनने के बाद सपोज़ मेरे को यहाँ पे टेस्ट को टारगेट करना है, तो टेस्ट टारगेट हो गया। जैसे मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन बना लूँ, फंक्शन से हेलो, तो इसके अंदर मैं अगर लिख दूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसका ब्रैकेट कलर देखिए पिंक हो गया। तो आप जो भी कहना चाहते हो, मतलब जो भी आइडेंटिफाई करना चाहते हो चीज़ें, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ब्रैकेट पेयर कलराइज़र बेसिकली आपको आइडेंटिफाई कराने के लिए होता है कि आप एग्जैक्टली कौन से ब्लॉक में काम कर रहे हो, और उस ब्लॉक को वो हाईलाइट भी करता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे उसने येलो कलर का लकीर खींच लिया है। तो इतना पोर्शन वो हाईलाइट करता है कि फंक्शन का स्कोप यहाँ तक है। फिर ये डॉट ENV है, ये बेसिकली डॉट ENV जो फाइल्स होती है उनके जो वेरिएबल्स और जो भी चीज़ें वो हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये रिएक्ट और व्यूजेस जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए होता है, और कुछ नहीं, बस उसका सिंटैक्स विजिबल होने के लिए, कलरफुल दिखने के लिए ही वर्क होता है बस। फिर आता है ES7 रिएक्ट। तो मैं जो भी रिएक्ट डेवलपर्स है उनको रिकमेंड करूँगा कि ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसके शॉर्टकट्स इतने अच्छे हैं। आपको रिएक्ट में कंपोनेंट्स बनाना हो, क्लास बेस्ड हो या फिर फंक्शनल कंपोनेंट हो, सब चीज़ों के लिए ये प्लगइन बहुत काम आता है। आप यहाँ से इसका इमेज देख सकते हो, और आप आइडेंटिफाई कर लेना। ES7 सर्च कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा सर्च बार में। फिर आता है हाईलाइट मैचिंग टैग। तो हाईलाइट मैचिंग टैग इसलिए यूज़ होता है कि आपको उसका एग्जैक्ट मैचिंग टैग कहाँ पे है वो मिल जाता है। जैसे अभी मैंने ये ड्यू पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये अंडरलाइन येलो हो गया है, तो उसका पेयर टैग यहाँ पे आ गया है। तो उसके बाद आता है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर बेसिकली आपका जो index.html है उसको रन कराने के लिए होता है। तो जैसे मैंने इस कोड को सेव कर लिया, और यहाँ पे देख सकते हो आप गो लाइव का बटन ऐड हो चुका है। तो ये जैसे आप इंस्टॉल करोगे ये प्लगइन आप देख लो, ऐसे सिंबल होता है उसका। और अगर आपको HTML फाइल रन करानी है तो फिर आपको सिंपली यहाँ पे वो फाइल, पहले फाइल के अंदर जाना है और फिर गो लाइव पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ये ओपन हो गया, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से आप फिर से इसको स्टॉप कर सकते हो। और एक ऑप्शन होता है उसको रन करने का। अगर आपको रन करना है तो राइट क्लिक कीजिए सिंपली, और ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल आइकॉन थीम। तो ये बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे।
ये जो फोल्डर दिख रहा है, अब मैं इसके अंदर कुछ फोल्डर बनाऊंगा, जैसे JS हो गया। तो JS को मैं सेव करूँ तो ये फोल्डर फिट, तो ये सेट आइकॉन थीम, यहाँ पे मैंने उसको अनसेट किया था, मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो जैसे ही वो सेट हो जाता है तो आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर कैसे हाईलाइट हो रहा है। वैसे ही मैं अगर कोई फाइल बना लूँ JS के अंदर कोई फाइल बना दूँ index.js, तो आप देख सकते हो फाइल का देखिए यहाँ पे आ गया है। अगर ऐसे ही कोई और एक फाइल बना लूँ मैं test.jsx, तो ये रिएक्ट का कंपोनेंट होता है JSX, तो देखिए रिएक्ट का बन गया। जैसे मैं कोई और बना लिया view.view, तो व्यू का फाइल बन गया, तो देखिए यहाँ पे हाइलाइटर आ गया कि व्यू का आइकन, ये व्यू का फाइल है ऐसे। तो बहुत ही आसान है दोस्तों ये चीज़ें। तो मटेरियल थीम मैंने बेसिकली इसलिए यूज़ किया कि ये मेरे को आइडेंटिफाई हो चीज़ें और दिखने में भी अच्छा लगता है वो। जैसे मैं इसका CSS का भी फोल्डर बना लूँ, तो देखिए CSS का फोल्डर कैसे हाईलाइट होता है, या फिर कोई इमेजेस का फोल्डर बना लूँ, देखिए इमेजेस का फोल्डर अलग से होता है। तो आप जिस भी टाइप का फोल्डर बनाओगे उसका उस पर आइकन लग जाएगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा स्टाइलिश दिखता है वो, और समझ में आता है कि अंदर क्या फाइल्स होगी या फिर क्या चीज़ें होगी, किस रिलेटेड वो फोल्डर है, ये पहचानने के लिए वो यूज़ होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल थीम के बाद प्रिटियर तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और ये VT, और ये एक्चुअली क्या होता है कि आपके जो भी Vue.js का कोड है, .vue कंपोनेंट से वो कोड हाईलाइट करने के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पे व्यू का फाइल बना लिया, तो यहाँ पे अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो यहाँ पे आप सिंपली डिफ़ॉल्ट लिखना स्टार्ट करो। देखिए यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया और ये हाईलाइट हो रहा है। इसका रीज़न ये VT और प्लगइन है, इसके बिना वो हाईलाइट नहीं होता है। तो जैसे मैंने व्यू का दिखा दिया, तो रिएक्ट का भी दिखा देता हूँ। ये जो ES7 यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसका भी क्या यूज़ है वो बता देता हूँ। अगर आपको फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है तो आपको सिंपली RFC लिखना है और एंटर मार देना। देखिए ये बन गया फंक्शन कंपोनेंट। तो अगर आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना है तो RCE, ये बन गया क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो बहुत ही आसान है दोस्तों ये सिंटैक्सेस यूज़ करना, ये शॉर्टकट्स यूज़ करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आता है ESLint। तो ESLint आप सब लोगों को पता ही है, जो Vue.js यूज़ करते हैं, React.js यूज़ करते हैं। ESLint बेसिकली आपका जो भी सिंटैक्स है, जहाँ पे डबल कोट चाहिए वहाँ पे डबल कोट, जहाँ पे सिंगल कोट चाहिए वहाँ पे सिंगल कोट, अगर नहीं है तो वो आपको वार्निंग दिखाता है या फिर एरर दिखाता है कंसोल में कि भाई ये गलत है, आप इसको चेंज कर लो। तो ESLint बेसिकली वो आपके एरर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो जो आपने देख लिया यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ मिस हो गया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़, मतलब React.js हो गया, Vue.js हो गया, या फिर कोई ऐसे डाउट्स है जो स्टैक ओवरफ्लो पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ और आपके डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। बाय बाय।